नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं सीमाचारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है ये प्रथम वर्ष से रिलेटेड है। प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर, जिसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के कुछ आयामों को पूरे सिलेबस में छुआ गया है। कोशिश की गई है कि आप सभ्यता और संस्कृति से अवगत हों और उसके प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हो। उसी के अंतर्गत भारत में जो स्त्रियों की स्थिति है उसमें प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में किस प्रकार परिवर्तन होते गए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सब का विकास किस किस काल में हुआ, सती प्रथा, क्या विधवाएं विवाह कर सकती थी, उनकी स्थिति समाज में कैसी थी, उसका क्रमिक अध्ययन, उत्तरोत्तर अलग अलग युगों में स्त्रियों की स्थिति में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे धीरे आते चले गए, उसके बारे में चर्चा हमें करनी है और इस वीडियो में उसी के बारे में मैं अवगत कराऊंगी। सुविधा की दृष्टि से इसको मैंने वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल और पूर्व मध्य काल या गुप्तोत्तर काल में डिवाइड कर लिया है। वैसे आपके ये टॉपिक तो पूरे समाज का है। मध्य युग का अलग टॉपिक डालेंगे और आधुनिक युग का अलग टॉपिक डालेंगे। तो हम आ जाते हैं प्राचीन भारत में नारी की स्थिति पे। सबसे पहले बात हम वैदिक काल की करते हैं। हड़प्पा के जैसे हमें पता है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में अभी इतिहासकारों को, लिपि शास्त्रियों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि हड़प्पा के काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। सबसे पहले हम वैदिक काल पे आते हैं। वैदिक काल वो काल है जिसमें चारों वेदों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः ऋग्वेद की रचना की गई और उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीनों वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। वैसे तो समाज पुरुष प्रधान था, शासक पुरुष हुआ करते थे, महत्वपूर्ण पदों पर पुरुषों की ही नियुक्ति होती थी, लेकिन स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। सबसे पहली चीज़ तो है कि कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, यानी उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। जिस तरह पुरुष शिक्षा प्राप्त करते थे उस तरह स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थी। ऋग्वेद में कई सारी विदुषी स्त्रियों का जिक्र, वर्णन किया गया है। इनके नाम कुछ बता देती हूँ आपको मैं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा आदि। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि उपाधि से विभूषित किया गया था। शिक्षा वैसे जैसे गुरुकुल पद्धति थी, वहाँ मौखिक शिक्षा का ही प्रचलन था, लिखित में नहीं दी जाती थी। अगर पिता की अकेली संतान पुत्री है तो कन्या पिता की संपत्ति में हिस्सेदार थी। और कई स्त्रियां ऐसी भी हैं जो आजीवन अविवाहित रहा करती थी। उन स्त्रियों के लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन जो ऋग्वैदिक राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और विदत, इसमें वो भाग ले सकती थी। हालांकि उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। युद्ध में भी वे सेनाओं का नेतृत्व नहीं करती थी। उसके बाद में विवाह, स्त्रियों का विवाह सामान्यतया वयस्क होने पर ही होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों में पुनर्विवाह का प्रचलन था। अगर पति की मृत्यु हो गई है, स्त्री कम उम्र में विधवा हो गई है, तो वो पुनर्विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा प्रचलित थी। ये ज़रूर लिख रहे, नियोग प्रथा क्या थी कि अगर किसी स्त्री का पति वो निसंतान है और वो मर गया है, तो जब तक उसके पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती वो अपने देवर के साथ रह सकती थी। ये प्रथा नियोग प्रथा कहलाती थी। वैसे सामान्यतः एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, लेकिन जो संपन्न लोग थे वो कई सारी पत्नियां रखा करते थे। यहाँ तक सती प्रथा का या पर्दा प्रथा का विवरण हमें कहीं भी साहित्यिक साक्ष्य में नहीं मिलता है। नियोग प्रथा मैंने बता दिया, पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर से यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। और कहीं कहीं बहुपतित्व प्रथा के भी संकेत हमें मिलते हैं। ये सब होते हुए भी कुछ बातों में हम अयोग्य कह सकते हैं। दो चीज़ें मैंने बता दी। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था और उन्हें संपत्ति संबंधी कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद में हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल पर, जिस काल में बाकी के तीनों जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना की गई। उस काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल में
बहु विवाह, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रचलित थी, दहेज प्रथा और नियोग प्रथा प्रचलित थी। कहीं भी हमें साहित्य में सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का या बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट ज़रूर आई है। अथर्ववेद में एक जगह कन्या को बुराइयों की जड़ बताया गया है। इसके अलावा मैत्रायणी संहिता में स्त्री को अछूत की श्रेणी में, मदिरा की, पासे की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे वो स्त्रियों के बारे में क्या सोचते थे उसकी एक झलक हमें मिलती है। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया गया है। हालांकि इस दौरान भी कई सारी विदुषी स्त्रियां थीं, जिसमें से गार्गी, मैत्रेयी, जाबाली ये जो हैं बड़ी प्रमुख है। गार्गी का नाम आप वैसे तो सुनते हो, गार्गी पुरस्कार सरकार देती है। गार्गी ने राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी गई थी। उपनिषदों में ये सारा बताया गया है। एक वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, ज़्यादा बहस नहीं करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। इस काल में स्त्रियों के लिए धीरे धीरे उपनयन संस्कार यानी शिक्षा प्राप्ति का जो शुरुआत था वो संस्कार बंद हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। लेकिन ये ज़रूर था कि कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप, कोई भी यज्ञ बिना जो है पत्नी के संपन्न नहीं हो सकता। अब यहाँ आते आते जो पैतृक संपत्ति में अधिकार था स्त्रियों का वो छीन लिया गया। इसके अलावा सभा में जो है इनका प्रवेश भी धीरे धीरे रोक लिया गया। स्त्रियों को शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ करने का, वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार ज़रूर दिया गया है। यहाँ जो है सती प्रथा का हमें पहले तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ तक आते आते जो है सती प्रथा के हमें प्रतीकात्मक रूप से कि जब पति जो है उसकी मृत्यु हो जाती थी तो कुछ समय के लिए स्त्री जो है उनकी चिता पर लेटा करती थी। प्रतीक था ये सती प्रथा का। अब हम आ जाते हैं मौर्य काल में, जब चंद्रगुप्त ने, अशोक ने एक वृहद भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया। क्या तब स्त्रियों की स्थिति में कुछ उससे परिवर्तन आया है? इस पर हम बात कर देते हैं। जो इससे पूर्व काल था, पूर्व मौर्य काल, उससे स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी जो है सुधार आया, कुछ बेहतर थी। नियोग प्रथा प्रचलित थी और विधवा स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। हालांकि अब धीरे धीरे स्त्रियों पर बाध्यताएं भी डाली गई। कई स्त्रियां जो थे, उच्च वर्ग की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा गया है। हालांकि सती प्रथा का भारतीय साहित्यिक स्रोतों में हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन जो सिकंदर के आक्रमण के समय जब यूनानी आए उन लेखकों ने कहीं कहीं सती प्रथा का उल्लेख ज़रूर किया है। मौर्य काल में गणिका या वेश्याएं जो कि वैवाहिक सूत्र में नहीं बनती थी और स्वतंत्र जीवन बिताई करती थी, उन स्त्रियों को गणिका या वेश्या कहा गया है। ऐसी स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। हालांकि समाज में इन्हें काफ़ी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। राज्य इनसे बकाया कर वसूला करता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्त्रियों को विवाह विच्छेद, जिसको कि हम आज तलाक कहते हैं, इसकी अनुमति दी है। इसके लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। मैगस्थनीज बताता है कि भारत में बहुपत्नित्व प्रथा प्रचलित थी। दहेज लेकर विवाह करना उस काल में बहुत लोकप्रिय था। नियार्कस, जो कि एक यूनानी यात्री था जो सिकंदर के साथ आया, वो लिखता है कि भारत के लोग बिना दहेज के विवाह नहीं करते हैं। समाज में ऐसी विधवाएं थी जो पुनर्विवाह नहीं करती थी और स्वतंत्र रूप से जीवन बिताया करती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को छंदवासिनी या स्वतंत्र रूप से रहने वाली कहा है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में परिव्राजिकाओं यानी सन्यासिनी स्त्रियों का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें समाज में काफ़ी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। अर्थशास्त्र के अनुसार स्त्री की जो विवाह की आयु है वो 12 वर्ष और पुरुष की आयु 16 वर्ष हो गई है। इसके अलावा ये भी मैं आपको जानकर अचंभा होगा कि स्त्रियां जो हैं इस समय अंगरक्षक का कार्य भी करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में स्त्रियां अंगरक्षक हुआ करती थी। ऐसी स्त्रियों के लिए अर्थशास्त्र में आसूर्य पश्या, अवरोधन या अंतःपुर जैसी जो है स्थितियों का, नामों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अर्थशास्त्र
में जो है कई सारी बातें बताई गई है। अब हम अगला अपने बिंदु पर आ जाते हैं, गुप्त काल स्थिति में। गुप्त काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? गुप्त काल स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर मैं एक इतिहासकार रोमिला थापर ने जो लिखा है उसको बता दूं तो वो काफ़ी होगा कि जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उसमें स्त्रियों को उच्च स्थिति बताई गई है, आदर्श स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अब जो है समाज में उनका स्थान निम्न हो गया था। अब समाज बिल्कुल पितृ प्रधान समाज हो गया था। पत्नी को व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता था। उत्तर भारत की कुछ सैनिक जातियों में वृहद स्तर पर सती होने का प्रचलन था। यहाँ एक चीज़ नोट कर लो कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का ऐरण अभिलेख है, जिसमें भानुगुप्त के समय का अभिलेख है। उसका एक सामंत था गोपराज, जिसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का वर्णन है। इस काल तक आते आते कन्याओं का विवाह कम उम्र में कर दिया गया, यानी आप बाल विवाह कह सकते हो, प्रचलन आ गया। उच्च वर्ग में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। हालांकि फाहियान और हेनसांग इसका कहीं वर्णन नहीं करते हैं। कुछ स्मृतियों में विधवा विवाह के प्रति समर्थन दिखाया गया है, जैसे नारद और पाराशर, लेकिन बाकी सारे लेखकों ने, स्मृति लेखकों ने एक पक्ष से विधवा विवाह का जो है प्रतिकार किया है। गुप्तकाल समाज में वेश्याओं के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि मृच्छकटिकम जो है उसमें वेश्या बताई गई है। ऐसी वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को गणिका कहा जाता था। कुट्टिनी वो वेश्याएं थी जो वृद्ध हो जाती थी। लेकिन यहाँ तक आते आते स्त्रियों के धन संबंधी अधिकारों में वृद्धि हो गई। स्त्री धन जो माता का जो गहने अपने कुछ दिया करती थी पुत्र के विवाह के समय, वो स्त्री धन कहलाता था और उस पर उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री का अधिकार है। कात्यायन ने स्त्री को अचल संपत्ति की स्वामिनी बताया गया है। गुप्त काल में स्मृतिकारों के अनुसार पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का पहला अधिकार होता था। अपुत्र पति के मरने पर विधवा पत्नी को उसका उत्तराधिकारी कई सारे स्मृतिकार जैसे याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और विष्णु मानते हैं। और स्त्रियों का जो स्त्रीधन होता था, मैंने बताया था दहेज में जो उसको कुछ चीज़ें प्राप्त होती थी, उस पर उसका पहला अधिकार उसकी पुत्रियों का होता है। स्त्रियों के संपत्ति के सर्वाधिकार पर व्याख्या याज्ञवल्क्य ने दी है। इसके अलावा बृहस्पति और याज्ञवल्क्य ने पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी स्त्रियों को माना है। इस समय उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियों के विदुषी होने का, कलाकार होने का वर्णन हमें मिलता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया है। गुप्त काल में सिक्कों पर कुछ स्त्रियों जैसे कुमार देवी और लक्ष्मी के चित्र ये बताते हैं कि उच्च वर्ग की स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। हालांकि यहाँ तक आते आते पर्दा प्रथा, सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई थी। बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा भी हो गई थी। मेघदूत में उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है वहाँ देवदासियों का जिक्र मिलता है, यानी देवदासी जो है प्रथा प्रचलित थी। मनुस्मृति में ये साफ लिखा गया है कि जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो या जो वो विधवा हो गई हो, वो अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करे तो उसे पुनर्भू या पौनर्भव कहा जाता था। बच्चों, ये तो आ गई गुप्त काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन आए। उसके बाद गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में हर्ष के अलावा जो है छोटे मोटे राजवंश थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जब तक इस्लाम धर्म के अनुयायी आकर के तुर्कों ने यहाँ आक्रमण नहीं किया, वो काल जो है पूर्व मध्य युग कहलाता था। पूर्व मध्यकाल समाज में महिलाओं को वैसे तो सम्मानित स्थान प्राप्त था। राजपूतों में स्वयंवर होते थे, परंतु पर्दा प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। हालांकि कभी कभी अंतरजातीय विवाह होते थे, लेकिन अधिकांश जो है विवाह एक ही जाति में होते थे। विवाह की उम्र कम से कम होती चली गई और बाल विवाह का प्रचलन भी शुरू हो गया। उच्च वर्ग के लोग कई प्रतिज्ञा रखते थे। समाज में जौहर प्रथा और सती प्रथा का व्यापक रूप से प्रचलन था। जौहर किसे कहते थे कि जो क्षत्रिय घराने की स्त्रियां हैं, राजपूत महिलाएं विशेषकर, स्वयं को विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों से बचाने के लिए सामूहिक रूप से मृत्यु का वरण करती थी, इसे जौहर कहा जाता था। सती प्रथा के अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद चिता बनाकर वे आत्मदाह कर लेती थी। समाज में जो विधवाएं थीं उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था।
उच्च वर्ग की महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। अब जैसे जैसे बाल विवाह का प्रचलन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे शिक्षा में ह्रास होता चला गया। गुप्त काल में तो फिर भी शीला भट्टारिका नाम की 2 विदुषी महिलाओं के जिक्र कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते ऐसे नाम भी जो है ओझल हो जाते हैं। हालांकि शासक वर्ग की कुछ कन्याओं को प्रशासनिक और सैनिक शिक्षा दी जाती थी। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। चालुक्य वंश की विजय भट्टारिका ने 7वीं सदी में और कश्मीर की 2 महिलाओं सुगंधा और दिद्दा ने 10वीं सदी में कुशलतापूर्वक अपने राज्य का प्रशासन किया। हालांकि ऐसे उदाहरण अपवाद ही थे। इस काल में कुछ विदुषी महिलाएं जैसे राजशेखर जो प्रख्यात लेखक थे, उनकी पत्नी अवंती सुंदरी, मंडन मिश्र की पत्नी भारती जिन्होंने शंकराचार्य के साथ वाद विवाद किया था, शास्त्रार्थ किया था और पराजित होने के बाद शंकराचार्य का पथ अपना लिया था। इस काल में व्यवस्थाकारों ने स्त्री के संपत्ति सभी संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी। हालांकि अल-बरूनी लिखते हैं कि स्त्रियां शिक्षित होती थी, लेकिन जब उनकी विवाह की आयु इतनी कम हो गई तो उनके लिए शिक्षा के सभी द्वार खुल गए और सार्वजनिक जीवन में उनका स्थान धीरे धीरे रिक्त होता चला गया। बच्चों, ये तो थी आपके पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की स्थिति में धीरे धीरे क्या परिवर्तन आते चले गए। उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप जो है इससे स्त्रियों की स्थिति में किस तरह धीरे धीरे ह्रास होता चला गया उसके बारे में आप परिचित हो गए होंगे। पैटर्न से जो है आप पूरी तरह से परिचित हो गए। इतना कहकर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।